हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज एस ट्यूटोरियल। सो आज का जो हम लोग का टॉपिक है, ये है हम लोग का यूनिट 2 एसी का, जो बहुत बड़ी यूनिट है और जिससे आप लोग को बहुत डर लगता है क्योंकि ये बहुत बड़ी यूनिट है। लास्ट टाइम में करना मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आपका इसके लिए लेके आया हूँ चीट कोड, जिसमें आपको पूरा मैं इसका क्रिस्प देने वाला हूँ। तो उसमें क्या होगा, आपको पूरा इसका एक जिस्ट मिल जाएगा। आप कुछ ना कुछ अटेम्प्ट करके आएंगे और हो सकता है आपको फुल मार्क्स भी मिले। ये एक क्विक शॉर्ट होने वाला है जिसमें आप रिवीजन भी कर सकते हैं और जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन आए, तो मैं ऐसा कंटेंट आपको और प्रोवाइड करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। एवरेज वैल्यू क्या होती है? जैसे कि नाम पर पता चल रहा है कि एवरेज निकालना होता है, तो इसका 2 फॉर्मूला होते हैं। या तो एवरेज वैल्यू को टोटल का सम कर लो, डिवाइड बाय क्वांटिटी कर लो, या फिर यहाँ पे जो फॉर्मूला लगता है वो होता है एवरेज वैल्यू इक्वल टू टोटल एरिया अंडर द कर्व अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे क्या इसका नोट पॉइंट है कि अगर सिमेट्रिकल वेव फॉर्म है, सिमेट्रिकल वेव फॉर्म कौन सी होती है? जिनकी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू इक्वल होती है। अब ये आपको कैसे पता चलेगा? तो ये देखिए, जैसे साइन वेव होती है तो इसमें देखिए पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू इक्वल है, तो ये हम लोग की सिमेट्रिकल वेव फॉर्म है। वही अगर देखा जाए तो ये जो हम लोग की ये होती है फुल वेव रेक्टिफाइड करंट, तो ये देखिए आपकी अनसिमेट्रिकल है, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव है ही नहीं। तो हम लोग इन दोनों के हिसाब से अलग अलग केस है। मान लीजिए सिमेट्रिकल है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल है, तो एवरेज ओवर वन साइकिल इज जीरो। तो अगर मान लीजिए आप सिमेट्रिकल है तो प्लस माइनस वैल्यू इक्वल है, तो आपको दोनों को जब ऐड करेंगे तो जीरो हो जाएगी ना। तो इस वजह से हम लोग को हाफ साइकिल पे लेना पड़ता है, फुल साइकिल पे नहीं लेते हम लोग एवरेज वैल्यू सिमेट्रिकल के लिए। बट अनसिमेट्रिकल जो होती है उसमें क्या करते हैं हम लोग, फुल साइकिल में ही लेते हैं क्योंकि उनमें दोनों की अलग अलग डिफरेंस होता है। जैसे इसमें है तो फुल साइकिल पे लेंगे। ठीक, अब आते हैं इफेक्टिव वैल्यू और आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर मतलब रूट लगाएंगे उसमें। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे? आई आर एम एस इक्वल टू अंडर रूट वन अपॉन टी और जीरो टू टी। जीरो टू टी हमारी लिमिट है, मतलब कहाँ तक उसका टाइम पीरियड। जैसे यहाँ पे देखिए जीरो टू पाई एक एक हमारी वो हो गई साइकिल, तो यहाँ पे मान लीजिए जीरो टू पाई हो गई। तो इस तरीके से जो टी होगा वो हम लोग का जो टोटल साइकिल है उसका एंड पॉइंट होगा। ठीक है, वन साइकिल का। तो यहाँ पे टी हो जाएगा, वही जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वही डिवाइड में हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम लोग आई स्क्वायर लेते हैं, तभी उसको रूट मीन स्क्वायर बोलते हैं क्योंकि स्क्वायर यूज करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आई स्क्वायर टी डी टी हो गया। तो ये हम लोग का ये हो गया फॉर्मूला और अंडर रूट में रहता है। अब इसका ये फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, सिमेट्रिकल के लिए क्या करेंगे? सिमेट्रिकल के लिए इसमें हम लोग हाफ और फुल साइकिल दोनों ले सकते हैं क्योंकि इसमें पॉजिटिव के लिए निकालो या नेगेटिव के लिए निकालो इक्वल आएगी। अब फॉर अनसिमेट्रिकल क्या होता है कि इसमें फुल साइकिल ही ले सकते हैं सिर्फ। ठीक, तो मान लीजिए इस तरीके की वेव फॉर्म है जैसे अनसिमेट्रिकल, तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, फुल साइकिल लेनी पड़ेगी। बट अगर मान लीजिए इस टाइप की, तो आप हाफ साइकिल से भी काम चला सकते हैं। अब सबसे पहले आता है एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ साइनसोइडल एसी। ये बहुत बार आया है और इसको आप थोड़ा सा देख के जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये होती है साइनसोइडल एसी। जीरो टू पाई आपकी ये हाफ अल्टरनेशन मतलब हो गया, हाफ साइकिल हो गई, और ये टू पाई तक फुल साइकिल हो गई। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आई एवरेज हमने निकाला तो फुल साइकिल के तो जीरो आता है, तो हाफ साइकिल निकालना पड़ेगा। हाफ साइकिल पॉइंट क्या है, पाई। तो वन अपॉन पाई और जीरो टू पाई चल जाएगा और आई डी ओमेगा टी। इसको सब सॉल्व करेंगे तो आप क्या आएगा, आई एवरेज इक्वल टू टू आई एम बाई पाई। ठीक है, अब आते हैं आई आर एम एस में। तो आई आर एम एस में क्या है, आई आर एम में हम लोग हाफ साइकिल भी ले सकते हैं, फुल साइकिल भी ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हाफ साइकिल लेते हैं, तो वन अपॉन पाई जीरो टू पाई हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आई स्क्वायर करते हैं। अब आई स्क्वायर करा, आई की वैल्यू होती है आई एम साइन ओमेगा टी, तो आई स्क्वायर हो जाएगा आई एम साइन ओमेगा टी होल स्क्वायर और डी ओमेगा टी। तो ये आपका इतना बन जाएगा। इसको रूट में आप लिखेंगे, यहाँ पे रूट मिसिंग है, आप रूट लगा लेंगे। तो इसको जब इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, आई आर एम एस इक्वल टू आई एम बाई रूट टू। आप ये रिजल्ट याद रखेंगे क्योंकि एज इट इज भी कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब आते हैं एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ हाफ वेव रेक्टिफाइड करंट। हाफ वेव रेक्टिफाइड करंट कैसी होती है, जैसे जीरो टू पाई चला, देन पाई टू पाई खाली है, फिर टू पाई से थ्री पाई, फिर थ्री पाई से फोर पाई खाली है। तो इस तरीके से हम लोग की हाफ वेव रेक्टिफाइड करंट होती है। ये भी हम लोग की अनसिमेट्रिकल है। तो हम लोग इसकी इसकी क्या वैल्यू होती है, आई एवरेज इक्वल टू आई एम बाई पाई और आई आर एम एस इक्वल टू आई एम बाई टू। ये हम लोग की हो गई हाफ वेव रेक्टिफाइड करंट की। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने फुल वेव रेक्टिफाइड करंट की तरफ। फुल वेव रेक्टिफाइड करंट में क्या होता है, बीच में कुछ छूटता नहीं। जैसे जीरो टू पाई, फिर पाई से टू पाई से थ्री पाई, ऐसे चलते जाएगा सो ऑन। ठीक, तो इसमें क्या होती है आई एवरेज, इसमें आई एवरेज होती है टू आई एम बाई पाई। आई आर एम एस क्या होती है, आई आर एम एस होती है आई एम बाई रूट टू। ये आपको देखा देखा लग रहा होगा क्योंकि आई एम बाई रूट टू हम लोग की साइनसोइडल एसी की भी होती है। तो साइनसोइडल एसी और जो फुल वेव रेक्टिफायर उनकी आर एम एस वैल्यू इक्वल होती है। ये आपको याद रखने का तरीका है। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, फॉर्म फैक्टर रेशियो होता है आर एम एस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का। सपोज दैट आई आर एम एस डिवाइड बाई आई एवरेज, तो हम लोग का फॉर्म फैक्टर आ जाएगा। अब साइनसोइडल एसी का फॉर्म फैक्टर क्या होता है, आई एम बाई रूट टू उसको होती है आर एम एस वैल्यू, और आई टू आई एम बाई पाई होती है उसकी एवरेज वैल्यू। तो उसका जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, 1.11। अब आते हैं पीक फैक्टर पे। पीक फैक्टर नाम से पता चल रहा है इसमें पीक का यूज करेंगे, मतलब मैक्सिमम वैल्यू का यूज करेंगे। तो ये रेशियो होता है किसका, मैक्स वैल्यू का मतलब पीक वैल्यू का अपॉन आरएमएस वैल्यू। अब इसका हम लोग क्या होता है साइनसोइडल एसी का, तो ये 1.414। तो ये हो गया। अब जो हम लोग का पी फैक्टर उसको हम लोग और भी कुछ नाम से जानते हैं, जैसे कि क्रेस्ट फैक्टर, ठीक, और एम्पलीट्यूड फैक्टर। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब मेथड ऑफ कंपोनेंट, ये आपको फेजर सॉल्व करने में हेल्प करता है कि जितने भी एक्स साइड पे कंपोनेंट है वो एक्स कंपोनेंट टोटल निकालेंगे आप,
अलजेब्रा से। देन वाई से वाई कंपोनेंट निकालेंगे, देन आपको रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा कई बार, ठीक है, नया फेजर के लिए। तो रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाता है। एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स कंपोनेंट, और वाई क्या है, वाई कंपोनेंट। फेज एंगल क्या होता है, फेज एंगल निकालते हैं हम लोग, तो फेज एंगल इक्वल टू tan इनवर्स वाई बाई एक्स। तो ये हम लोग का हो गया मेथड ऑफ कंपोनेंट, ये आप याद रखेंगे तो इससे आप फेजर वाले क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट कई तरीके होते हैं, जैसे प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है जिसमें सिर्फ रेजिस्टर होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो इंस्टेंटेनियस पावर होती है, मतलब एट एनी इंस्टेंट, वो होता है वी एम आई एम बाई टू, वन माइनस कॉस टू मेगा टी। ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे, क्योंकि हो सकता है आपका डायरेक्ट न्यूमेरिकल में पूछ लें कि इंस्टेंटेनियस पावर बताओ, और फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है इसके लिए। ज़्यादातर डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है, तो आप ये फॉर्मूला जरूर देख के जाएंगे। देन एवरेज वैल्यू वैल्यू सबकी सेम होती है लगभग। तो एवरेज वैल्यू ऑफ प्योर रेजिस्टिव की होती है वी एम आई एम बाई टू वॉट, ठीक। अब प्योर इंडक्टिव बढ़ते हैं जिसमें सिर्फ इंडक्टर होता है, ठीक, तो उसमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगी, माइनस लग जाए क्योंकि लैग करता है, तो माइनस वी एम आई एम बाई टू साइन टू ओमेगा टी हो गया, ठीक। ये हमारा याद रखेंगे आप। एवरेज वैल्यू, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि जो प्योर इंडक्टिव होता है और जो प्योर कैपेसिटिव होता है उसकी एवरेज वैल्यू जीरो होती है पावर की। तो आप ये याद रखेंगे कि उसकी कंज्यूम नहीं करता वो पावर, पी एवरेज इक्वल टू जीरो। अब प्योर कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है कि इंस्टेंटेनियस पावर जो होती है वो वी एम आई एम बाई टू साइन टू ओमेगा टी होती है। अब देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है, बस इतना सा डिफरेंस है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इससे आप याद रख पाएंगे कि भाई नेगेटिव कहाँ पे होगा, पॉजिटिव कहाँ पे होगा। एवरेज पावर इसकी भी जीरो होगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं आरएल सर्किट में, जिसमें हम लोग का रेजिस्टेंस और इंडक्टर होगा। तो उसमें क्या होता है, एवरेज वैल्यू पावर की क्या हो जाएगी, पी एवरेज इक्वल टू वी आई कॉस फाई या फिर आई स्क्वायर आर। ये सब जगह चलेगा, एवरेज वैल्यू ज्यादातर हम लोग की सेम रहती है हर जगह। इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू वी एम आई एम बाई टू कॉस फाई माइनस वी एम आई एम बाई टू कॉस टू ओमेगा टी माइनस फाई। अब आपका जब आप आरएल सर्किट के बाद आरसी सर्किट में करेंगे तो बस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे लीड होता है। बस इतना सा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इजीली फॉर्म याद कर सकते हैं आप। चलिए याद करते हैं। अब आरसी सर्किट क्या होता है, आरसी सर्किट सर्किट की एवरेज वैल्यू हो गई पी एवरेज इक्वल टू वी आई कॉस फाई इक्वल टू आई स्क्वायर आर, मैंने बताया सेम होता है। देन इंस्टेंटेनियस वी एम आई एम बाई टू कॉस फाई माइनस, देखिए सेम है यहाँ तक, वी एम आई एम बाई टू कॉस फाई कॉस। अब यहाँ पे देखो टू ओमेगा टी माइनस फाई, यहाँ पे टू ओमेगा टी प्लस फाई, बस इतना सा डिफरेंस। आरसी सर्किट का भी याद हो गया लो। पावर की क्वेश्चन आप याद कर लेंगे, बाकी जो उसमें होता है इम्पीडेंस वगैरह, मैं उसकी अभी आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आरएलसी सर्किट में। तो आरएलसी सर्किट का वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें आर भी होता है, मतलब रेजिस्टेंस भी होता है, इंडक्टर भी होता है, कैपेसिटेंस भी होता है। तो इसका फॉर्मूला कैसा होता है, वी इक्वल टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी स्क्वायर, ठीक है। अब वी एल माइनस वी सी क्यों है, क्योंकि अगर वोल्टेज हम लोग का इंडक्टर का ज़्यादा है तो वी एल पहले लिखेंगे, अगर कैपेसिटेंस का ज़्यादा है तो उसका लिखेंगे। तो वी इक्वल टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी स्क्वायर, ये हो गया। अब आप इससे इसको आप लिख सकते हैं आई के टर्म्स में, तो आई इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। तो उसको सबको ब्रेक करेंगे तो आप आई कॉमन ले सकते हैं, तो वी इक्वल टू आई और अंडर रूट में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है वी इक्वल टू आई जेड हो जाएगा, क्योंकि वी इक्वल टू आई आर होता है। तो यहाँ पे जेड हो जाएगा इम्पीडेंस, मतलब टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको ये फॉर्मूला मिल गया, आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे क्योंकि ये पूछा जाता है डायरेक्ट। अब आता है tan फाइव इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर, अब इक्वल टू वी एल माइनस वी सी बाई वी आर। एवरेज पावर क्या होती है, वी आई कॉस फाइव इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है, सेम जैसे कि हम लोग की होती है आरएल सर्किट में। तो ये हम लोग का हो गया वी एम आई एम बाई टू कॉस फाइव माइनस वी एम आई एम बाई टू कॉस टू ओमेगा टी माइनस फाइव। अब यहाँ पे ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि मान लीजिए आपसे आरएल सर्किट का पूछा गया, ठीक है, वोल्टेज मान लो पूछा गया, तो आप आरएल सर्किट में क्या नहीं होगा, कैपेसिटेंस नहीं होगा, तो कैपेसिटेंस को जीरो कर दो, ये जो फॉर्मूला इनमें कैपेसिटेंस जीरो कर दो, तो आपको सारी वैल्यू मिल जाएंगी। जैसे आपको वोल्टेज चाहिए तो यहाँ पे वीसी जीरो कर दी, क्योंकि कैपेसिटेंस नहीं है आरएल सर्किट में। मान लीजिए आपका आरसी सर्किट है, तो आपका वीएल जीरो है, तो वीएल को जीरो कर दीजिए, बाकी ये जो आएगा आपका वो कैलकुलेट हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे जेड कैलकुलेट करना है आपको उसका आरएल सर्किट का, तो आपको एक्सी जीरो कर देना है, बाकी आपका जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर आ जाए। मतलब कि आपको जो पूछा गया जिस सर्किट का, उसके अलावा जो भी उसको जीरो कर देंगे फॉर्मुलाज में, आरएलसी सर्किट के फॉर्मुला में, तो आपको एकदम एग्जैक्ट आंसर मिल जाए, फॉर्मुला मिल जाए। तो आपको सारे याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ आरएलसी सर्किट याद करने की जरूरत है। चलिए शुरू करते हैं। अपेरेंट पावर क्या होती है, अपेरेंट पावर मतलब कि जितनी पावर एज्यूम हो रही होती है निकलती है, मतलब टोटल निकलती है। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं एस इक्वल टू वी आई से। वी की यूनिट होती है वोल्ट और आई की एम्पियर, तो इसकी यूनिट हो गई वी ए, वोल्ट एम्पियर। तो एस इक्वल टू वी आई। एक्टिव पावर क्या होती है, जो हम लोग की यूजफुल पावर पावर होती है, तो यूजफुल पावर मतलब कॉस कंपोनेंट, तो पी इक्वल टू वी आई कॉस फाइव हो जाता है इसका फॉर्मूला। यूनिट क्या होती है, वॉट होती है, ज्यादातर हम लोग यही यूज करते हैं। रिएक्टिव पावर क्या होती है, जो हम लोग की वॉटलेस कंपोनेंट होती है, मतलब यूजलेस कंपोनेंट होती है, तो क्यू इक्वल टू वी आई साइन फाइव, ये हम लोग का हो गया। तो यूनिट इसकी क्या होती है, वोल्ट एम्पियर रिएक्टेंस, ठीक है। तो ये हम लोग को याद रखना है, यूनिट जरूर याद रखेंगे क्योंकि पूछा जाता है। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने पावर फैक्टर की तरफ। तो ये cos फाइव जो है ये हम लोग का पावर फैक्टर होता है, तो cos फाइव इक्वल टू आर बाय जेड और cos फाइव इक्वल टू पी अपॉन एस। पी यहाँ पे होता है एक्टिव पावर और एस होता है अपरेंट पावर, तो ये हम लोग का रेशियो भी देता है पावर फैक्टर आपका। अब पावर ट्रायंगल से क्या निकलता है, हम लोग का रिलेशन होता है ये एस इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस एक्स क्यू स्क्वायर। तो एस हम लोग का अपरेंट पावर है, अपरेंट पावर इक्वल टू
एक्टिव पावर का स्क्वायर प्लस आपका रिएक्टिव पावर का स्क्वायर। तो हम लोग का रिलेशन आप याद रखेंगे। 2 पावर दी तो आप तीसरी पावर निकाल सकते हैं ईज़िली। अब आते हैं हम लोग इसके पार्ट 2 में। तो रेजोनेंस इन आरएल सीरीज सर्किट। तो आरएलसी सीरीज सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें रेजोनेंस में क्या होता है कि पावर फैक्टर 1 हो जाता है। कैसे होगा? तो जो इम्पीडेंस होता है ये जेड आर के बराबर हो जाता है। तो आर बाय आर होगा तो इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये हम लोग हो गया। तो आपका ये सर्किट रेजोनेंस में कैसा वर्क करता है? प्योर रेजिस्टिव के तरीके। पावर फैक्टर हो गया। अब एक्सएल इक्वल टू एक्सी होता है इसमें, मतलब कि इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है आरएलसी सीरीज सर्किट के उसमें। तो नाउ फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? अब इनको आप रखें इक्वल, तो एक्सएल इक्वल टू ओमेगा आरएल और एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा आरसी। जो इनको सॉल्व करेंगे क्या आएगा? एफ आर इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। आपसे एक बार 2 मार्क्स में पूछा भी जाता है और इसका न्यूमेरिकल भी आता है, आपको कई सारे पार्ट देता है, उसमें आपका पार्ट होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का भी। तो आप ये देख के जाएंगे। देन क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर बेसिकली होता है वीएल अपॉन वी और वीसी अपॉन वी। वीएल की वैल्यू कैसे लिखेंगे? आई आर और उसके बाद ओमेगा आर एल, ये आपका हो गया वीएल की वैल्यू। और इसी कुछ तरीके से जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा ओमेगा आर एल अपॉन आर। और इसको लिख सकते हैं वीसी अपॉन वी भी। तो वीसी की वैल्यू क्या होगी? आई आर अपॉन ओमेगा आर सी, है ना। आई आर इंटू एक्सएल एक्सी होता है, एक्सी की वैल्यू होती है 1 अपॉन ओमेगा आर सी। तो उससे ये आ जाएगा। तो ये आपके 2 फॉर्मूला हो गए। ठीक है, अब आप इसका एक और फॉर्मूला होता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी एल अपॉन वी और वी सी अपॉन वी इक्वल टू ओमेगा आर एल अपॉन आर। और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 अपॉन आर अंडर रूट एल बाई सी। मान लीजिए आपको आर और एल दिया, सी निकालना है, तो आप इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे क्वालिटी फैक्टर। तो 1 अपॉन आर अंडर रूट एल बाई सी, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, तीनों फॉर्मूला याद रखेंगे आप। देन आते हैं लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब बैंडविड्थ में आपका होता है ना F1 माइनस F2। तो यहाँ पे F1 क्या है, F2 क्या है? F1 यहाँ रखेंगे, F1 इक्वल टू एफ आर मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी माइनस आर अपॉन 4 पाई एल। एफ आर माइनस आर अपॉन 4 पाई एल। F1 है मतलब पहला है तो उसमें माइनस हो रहा है, तो छोटा है तो उसमें माइनस हो रहा है, और F2 बड़ा है तो उसमें प्लस हो रहा है। ठीक, तो एफ आर माइनस आर अपॉन 4 पाई एल और F2 इक्वल टू एफ आर प्लस आर अपॉन 4 पाई एल। तो हम लोग का हो गया, ये हो गई हम लोग की लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये हो गई अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। करंट क्या होती है भाई इनमें? करंट होती है हम लोग की आई आर बाय रूट 2 टाइम्स। रूट 2 टाइम्स हो जाती है हम लोग की करंट लोअर कट ऑफ और अपर कट ऑफ में। पावर डिलीवर क्या होती है? हाफ हो जाती है, पी मैक्स बाई 2 हो जाती है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने बैंडविड्थ की तरफ। बैंडविड्थ क्या होता है? मैंने बताया F2 माइनस F1 होता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? बैंडविड्थ इक्वल टू आर अपॉन 2 पाई एल। ठीक है, ये आप याद रखिए। रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन बैंडविड्थ एंड क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर मतलब क्वालिटी फैक्टर। तो क्या होता है? बैंडविड्थ इक्वल टू एफ आर अपॉन क्यू। अब मान लीजिए आपको क्वालिटी फैक्टर दिया है और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दिया गया, आपसे बैंडविड्थ पूछ लिया, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और एक चीज ये है, याद रखेंगे कि ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी होती है। तो जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है वो अंडर रूट ऑफ F1 F2 के इक्वल होती है। F1 क्या होती है? आपकी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। F2 क्या होती है? अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इससे आपके न्यूमेरिकल्स में आता है। डायरेक्टली पूछा आता है बैंडविड्थ क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, उसके क्वालिटी फैक्टर क्या है, तो आप इससे निकाल लेंगे। पैरेलल रेजोनेंस में क्या होता है भाई? पैरेलल रेजोनेंस में मान लीजिए थोड़ा सा उल्टा सिस्टम चलता है। पहले तो आप डायग्राम में याद रखेंगे कि आरएल एक ब्रांच होती है, एक होती है आरसी ब्रांच। यहाँ पे आर भी होगा, तो यहाँ पे आरएल ब्रांच होती है और आरसी ब्रांच होती है। ठीक, तो यहाँ पे 2 ब्रांच हो गई पैरेलल में, और ये आपको सप्लाई लग गई। तो अगर मान लीजिए आपका करंट जो है वो कैपेसिटिव ब्रांच में ज़्यादा है, मतलब इसमें ज़्यादा है, तो मतलब क्या होगा? वी अपॉन एक्सी करंट को लिख सकते हो, मतलब वी अपॉन आर होता है, यहाँ पे एक्सी हो गया, वी अपॉन एक्सएल। वी कैंसिल हो गया मान लो, तो 1 अपॉन एक्सी इज ग्रेटर देन 1 अपॉन एक्सएल। अब ये रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन रिवर्स हो जाएगा, तो एक्सी इज लेस देन एक्सएल हो जाएगा। तो मतलब क्या, अगर करंट कैपेसिटेंस में ज़्यादा है तो हम लोग का जो उसका रिएक्टेंस है वो कम होगा। तो ये अपोजिट हो जाता है सिस्टम। और वही हाल उसमें होता था, तो सीरीज में ये उल्टा होता था। ठीक, तो यहाँ पे ये भी हो गया। अब रेजोनेंस में क्या होता है कि हम लोग का जो बी सी इक्वल टू बी एल हो जाता है। ठीक है, बी सी क्या होता है? 1 अपॉन एक्स सी, और बी एल क्या होता है? 1 अपॉन एक्सएल। तो यहाँ पे याद रखेंगे, एज एक्सएल इक्वल टू एक्सी इन सीरीज रेजोनेंस, यहाँ पे ये कंडीशन होती है, मतलब कि आई आर सी साइन फाई आर सी। आर सी मतलब कि आर सी ब्रांच, और आर एल मतलब आर एल ब्रांच। तो इसमें क्या होता है? बी सी जो होता है आई आर सी साइन फाई आर सी, इसकी वैल्यू हो गई, और बी एल हो गया आई आर एल साइन फाई आर एल। अब इससे आप जब इसको वैल्यू पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आएगी। आप इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, ज़्यादा टफ नहीं है। बस वहाँ वहाँ कितना था? 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी तक, एफ आर इक्वल टू 1 बाई 2 पाई अंडर रूट एल सी तक। यहाँ पे थोड़ा एक्सटेंडेड है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? एल माइनस सी आर स्क्वायर और एल माइनस सी आर वन स्क्वायर। अब यहाँ पे जो आर है, आर मतलब पहले आ रहा है और आर वन मतलब बाद में आ रहा है। तो आर मतलब होता है इंडक्टिव का, इंडक्टिव मतलब ये वाला ब्रांच का आपका वो जो आपका रेजिस्टेंस होगा, और आर वन क्या होगा? जो आपका कैपेसिटिव ब्रांच में होगा रेजिस्टेंस। तो ये आपका फॉर्मूला याद रखेंगे, एफ आर इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी, अंडर रूट एल माइनस सी आर स्क्वायर अपॉन एल माइनस सी आर वन स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे आप कुछ फॉर्मूला भी याद रखेंगे, जैसे आई आर इक्वल टू वी अपॉन जेड आर होता है। ठीक है, करंट आता है वी अपॉन जेड से। अब यहाँ पे जेड आर क्या होता है? जेड आर होता है डायनेमिक इम्पीडेंस।
अब वो कैसे आएगा? ज़ेड-आर इक्वल टू एल/सी-आर। तो आप ये दोनों फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि आपको मान लीजिए पूछ लिया कि करंट एट रेजोनेंस पैरेलल रेजोनेंस कैसे निकालेंगे? तो V/ZR से निकालेंगे। अब ज़ेड-आर कैसे आएगा? ज़ेड-आर इक्वल टू एल/सी-आर से आएगा। इसको हम लोग डायनामिक इम्पीडेंस भी बोलते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। थ्री फेज बैलेंस स्टार कनेक्टेड सप्लाई। अब स्टार कनेक्टेड सप्लाई कैसे होती है ये देखिए, ये होता है स्टार कनेक्टेड सप्लाई में जो हम लोग का होता है वो करंट आपका सेम रहता है, ठीक है, फेज में और लाइन में। वही हाल अगर हम लोग बढ़ते हैं डेल्टा कनेक्टेड में तो आपका जो करंट है वो डिवाइड हो जाता है, इसीलिए हम लोग करंट डिवाइड भी बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले स्टार कनेक्टेड सप्लाई। तो इसमें हम लोग का आपको रिलेशन याद रखना है कि वीएल जो होगा वो रूट थ्री ईपी के बराबर होगा, मतलब कि जो लाइन वोल्टेज होगा वो रूट थ्री टाइम्स फेज वोल्टेज होगा। ये आपको रिलेशन याद रखना है। और जो करंट होगा वो इक्वल होगा लाइन करंट इक्वल टू फेज करंट, क्योंकि सीरीज में है सब देखिए। और ये न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे मिलता है, आप ये ध्यान रखेंगे कि इसमें न्यूट्रल पॉइंट मिलता है, लेकिन उसमें डेल्टा में नहीं मिलता। तो आपको ये दो याद रखने हैं। देन पावर का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, सीधे पूछ लेते हैं भाई पावर क्या होगा अगर स्टार कनेक्टेड में है, तो रूट थ्री वी एल आई एल कॉस फाई हो जाएगा। तो आप ये याद रखेंगे, पावर इक्वल टू रूट थ्री वी एल आई एल कॉस फाई। ये आपकी हो गई एक्टिव पावर। अब आप मान लीजिए रिएक्टिव पावर निकालना चाहते हैं तो क्या है, क्यू इक्वल टू रूट थ्री वी एल आई एल साइन फाई। यूनिट क्या होती है इसकी, वी आर, इसकी होती है क्या, वॉट। ठीक, अब आपकी एस कैसे आएगी, एस इक्वल टू रूट थ्री वी एल आई एल, सिंपल। तो आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे। थ्री फेज बैलेंस डेल्टा कनेक्शन शुरू करते हैं हम लोग, तो इसमें क्या होता है कि जस्ट रिवर्स हो जाता है, वहाँ पे वीएल होता है, यहाँ पे आईएल होता है, वहाँ पे ईपी होता है, यहाँ पे आईपी होता है। तो मतलब क्या करेंगे, लाइन करंट है हम लोग के फेस करंट के रूट थ्री टाइम्स इक्वल हो गया, तो आई एल इक्वल टू रूट थ्री आई पी, ये हम लोग का रिलेशन आ गया, रिलेशन बिटवीन लाइन करंट एंड फेस करंट। ठीक, ये आप डायग्राम जरूर बना के आएंगे, इससे क्या है थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। तो ये आपका हो गया कि बी, ये बनता है आर वाई बी, तो ये हम लोग का वी बी आर मतलब वी बी आर हो गया, बी आर के बीच में हो गया। और इसी तरीके आप इसमें लिखेंगे, ये हम लोग का आर हो गया, ये वाई हो गया, ये बी हो गया। इस तरीके से आप इसको डायग्राम लेबल करके बनाएंगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। यहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज सेम रहता है, तो लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेस वोल्टेज, सेम फॉर्मुला सेम में रहता है, यहाँ पे पावर का सेम रहता है, वी एल इक्वल टू रूट थ्री वी एल आई एल साइन पाई। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, और इसीलिए हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कंटेंट को बनाने के लिए। आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करें। चलिए, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। आपका पेपर अच्छा हो।